नमस्कार। आज हम भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। और हाँ, यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से भी ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो चलिए कोऑपरेटिव बैंकिंग यानी सहकारी बैंकिंग को मिलकर समझते हैं एकदम आसान भाषा में। अच्छा, एक सवाल। क्या कोई ऐसा बैंक हो सकता है जिसके मालिक पता है कौन हो? उसके अपने ही कस्टमर्स। जी हाँ, यही वो सवाल है जो कोऑपरेटिव बैंकिंग की पूरी कहानी की नींव है। और यही बात इसे उन बैंकों से एकदम अलग बना देती है जहां हम रोज जाते हैं। तो आगे का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या, फिर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि ग्रामीण भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। फिर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मुश्किलें हैं और आखिर में भविष्य के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये सहकारी बैंक होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है। सहकारी बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे उसके सदस्य ही चलाते हैं और वही उसके मालिक भी होते हैं। और मजे की बात यह है कि सदस्य ही उसके ग्राहक भी हैं। ये आपसी सहयोग से सबका फायदा वाले सिद्धांत पर काम करता है। मानो जैसे कुछ लोगों ने मिलकर खुद की मदद के लिए ही एक बैंक खोल लिया हो। आप जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ है कमर्शियल बैंक्स जिनका एक ही मकसद है प्रॉफिट, और दूसरी तरफ है कोऑपरेटिव बैंक्स जो सर्विस के लिए बने हैं। सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? यहाँ एक सदस्य एक वोट का नियम है। मतलब पैसा कितना भी हो, आवाज सबकी बराबर। कमर्शियल बैंकों की तरह नहीं, जहाँ एक शेयर एक वोट चलता है। ये फर्क याद रखिएगा, एग्जाम में ये सवाल अक्सर आता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि सहकारी बैंक क्या होता है, पर सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे है, ये काम कैसे करता है। चलिए अब इसके ढांचे पर, इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। देखिए, सहकारी बैंकिंग का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक ग्रामीण जरूरतों के लिए और दूसरा शहरी जरूरतों के लिए। और ये बंटवारा बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि गांव और शहर की आर्थिक दुनिया, उनकी जरूरतें, सब कुछ काफी अलग-अलग होता है। खास तौर पर अगर हम ग्रामीण ढांचे की बात करें तो ये 3 लेवल का पिरामिड है। सबसे ऊपर यानी एपेक्स लेवल पर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बीच में आते हैं डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। और सबसे नीचे, जो असल में इसकी नींव है, गांव के लेवल पर काम करने वाली प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स। पैसा और मैनेजमेंट सब कुछ इसी तरह ऊपर से नीचे की ओर आता है। और ये चार्ट तो सब कुछ साफ कर देता है। भारत में सहकारी बैंकिंग की ज्यादातर धड़कनें गांव में ही बसती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जड़ों में ये बैंक कितने गहरे उतरे हुए हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, इनकी मौजूदगी गांवों में बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यों? क्या वजह है कि ये बैंक ग्रामीण भारत के लिए एक तरह से लाइफलाइन बन गए हैं? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 86%। 86%, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि भारत के लगभग हर 10 में से 8 या 9 छोटे और सीमांत किसान अपनी जरूरतों के लिए इसी सहकारी सिस्टम पर निर्भर हैं। आप सोच सकते हैं, ये दिखाता है कि हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था की धड़कन, उसकी नब्ज असल में इन बैंकों के हाथों में है। तो ये बैंक करते क्या हैं? असल में ये वो काम करते हैं जो शायद बड़े बैंक नहीं कर पाते। ये उन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ एक सपना है। ये उस आखिरी किसान तक लोन पहुंचाते हैं जिसे शायद कहीं और से मदद न मिले। ये खेती किसानी से लेकर पशुपालन तक हर काम में सपोर्ट करते हैं। और तो और गांव की छोटी छोटी बचत को जमा करके एक बड़ी ताकत बना देते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये अक्सर कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। ये लाइन सहकारी बैंकों के असर को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है कि वो असल में जमीनी स्तर पर खेती के लिए कर्ज मुहैया कराने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इतनी अहमियत होने के बाद भी इस पूरे सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं, कुछ गंभीर चुनौतियां हैं। चलिए अब ईमानदारी से उन पर भी नजर डालते हैं। तो क्या हैं वो बड़ी चुनौतियां? सबसे पहले तो है राजनीतिक दखलंदाजी, फिर आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी, और बढ़ते हुए एनपीए, मतलब वो लोन जो वापस नहीं आ रहे हैं।
इसके अलावा इनका विकास भी हर जगह एक जैसा नहीं हुआ है। लेकिन इन सब परेशानियों की जड़ में एक बहुत बड़ी उलझन है, और वो है डुअल रेगुलेटरी कंट्रोल। और यही है दोहरे नियंत्रण की पहेली। बैंकिंग से जुड़े काम जैसे लाइसेंस देना, ब्याज दरें तय करना, ये सब आरबीआई देखता है। वहीं दूसरी तरफ बैंक का मैनेजमेंट, उसका ऑडिट, चुनाव करवाना, ये सारे काम राज्य सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास हैं। अब इस बंटवारे का नतीजा क्या होता है? कोई साफ जवाबदेही नहीं बचती। जब कुछ गड़बड़ होती है तो आरबीआई राज्य सरकार की तरफ इशारा करता है और राज्य सरकार आरबीआई की तरफ, और इस सबके बीच में आम सदस्य का पैसा और भरोसा दोनों फंस जाते हैं। ये पॉइंट मेंस के सवालों के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। तो सवाल ये उठता है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है या क्या किया जाना चाहिए? चलिए अब सुधार की राह और भविष्य की तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस सेक्टर को सुधारने की कोशिशें कोई नई नहीं है, ये दशकों से चल रही हैं। 1999 में नरसिंघम कमेटी ने इसकी कमजोरियों की तरफ ध्यान दिलाया। फिर 2005 में वैद्यनाथन कमेटी ने इसे पटरी पर लाने के लिए एक पैकेज दिया। और हाल के सालों में तो बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे 2020 का संशोधन कानून, जिसने आरबीआई को ज्यादा ताकत दी। और 2021 में तो एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना दिया गया, जो दिखाता है कि सरकार इसे लेकर कितनी सीरियस है। तो एक मजबूत भविष्य के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले बोर्ड में प्रोफेशनल लोगों को लाना होगा। दूसरा, रेगुलेटरी निगरानी को और सख्त करना होगा। तीसरा, रिस्क को मैनेज करने के लिए मजबूत सिस्टम बनाने होंगे। और चौथा, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर काम को और बेहतर बनाना होगा। किसी भी एग्ज़ाम के जवाब के लिए ये एक शानदार कंक्लूजन बन सकता है। इन सभी सुधारों का, इन सभी कोशिशों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सहयोग के जो मूल सिद्धांत हैं वो भी बने रहें और साथ ही मॉडर्न बैंकिंग का अनुशासन भी आए। इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाना। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूँगा, जिस पर सोचने की ज़रूरत है। क्या सहयोग की जो भावना है, जो इस पूरे सिस्टम की आत्मा है, उसे सिर्फ कानून बनाकर सच में लागू किया जा सकता है? ये वो सवाल है जो हमें इन अनोखे इंस्टीट्यूशंस को सुधारने की सबसे बड़ी दार्शनिक चुनौती पर सोचने के लिए मजबूर करता है।